जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे याद है, मैं ये बात कई बार कहता भी हूँ कि मैं 70s की बात कर रहा हूँ, मिड 70s की बात कर रहा हूँ कि एक मैंने पेपर देखा, साइंटिफिक पेपर, और उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब कभी ईमेल नहीं होता था या सोशल मीडिया नहीं था। उस जमाने की बात है कि एक मैंने पेपर के बारे में पढ़ा, और वो था, मुझे अभी तक याद है, वो जो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल अमेरिका में थे। उनका नाम था डेविड पाइमेंटल, अभी तक मुझे याद है उनका नाम। और उनका एक पेपर था जिसकी हेडलाइन थी 99.9% पेस्टिसाइड्स go into environment. Only 0.1% pesticides hits the target pest. ये जब पेपर मैंने पढ़ा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। और आप जानते हैं उस जमाने में 15 दिन लग जाते थे कम से कम, क्योंकि मैं पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो 15 दिन लग जाते हैं चिट्ठी पहुंचने के लिए। फिर उनका जवाब आया और वो पेपर आया, और उन्होंने मुझे लिखा कि मुझे बड़ी हैरानगी है कि इन ऑब्सक्योर विलेज इन इंडिया, उनको विलेज लगा पालमपुर जो कि था ही गांव के बराबर, उन्होंने कहा कि विलेज, ऑब्सक्योर विलेज ऑफ इंडिया, देयर इज समबडी हु एटलीस्ट फाउंड माय रिसर्च यूजफुल। ये उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, ये 75 के आसपास की बात होगी। वो पेपर की हेडलाइन मुझे अभी तक नहीं भूली, और मुझे लगता है कि वो डॉक्टर डेविड पाइमेंटल की जो स्टडी थी वो एक तरह का बहुत सुनहरा अवसर था हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को टू राइज टू द ओकेजन एंड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर 1% पेस्टिसाइड्स ही टारगेट पेस्ट को हिट करती हैं, तो फिर उस केमिकल को जो इतना पर्यावरण में नुकसान करता है, उससे हमें हटने की जरूरत है, उसके ऑल्टरनेटिव हमें लाने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी फेल्ड टू राइज टू द ओकेजन, और ये जो नुकसान है ये आज तक हम उसका भुगतते आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हर जनरेशन में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप समाज के समक्ष खड़े होके उन्हीं की दिक्कतों को उसको एड्रेस करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो कहीं हमने खो दिया। उसके बाद मुझे याद है कि 2003 में एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 2003 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी आती है। मेरा मानना था कि वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग स्टडी थी, और मेरे ही मित्र डेविड पाइमेंटल तो पहले की मैं बात कर रहा था, उनसे मैं बाद में कभी मिला भी था, लेकिन ये जो स्टडी थी इरी की, ये स्टडी थी रॉबर्ट कैंट्रेल जो डायरेक्टर जनरल थे इरी के उस जमाने में, उनकी स्टडी थी, उनके साथ साइंटिस्टों के साथ मिलकर, जिन्होंने कहा था कि इरी ने अब समझा है, और हिंदी में मैं रूपांतर कर रहा हूँ, कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब समझा है कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन राइस इन एशिया वाज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि एशिया के अंदर राइस के ऊपर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना टाइम की व्यर्थ हमने उसको टाइम और एफर्ट को व्यर्थ उसमें खो दिया। और उनका ये कहना था कि सेंट्रल लुजोन प्रोविंस इन फिलीपींस, अगर आप जानते हो तो वो धान का कटोरा है फिलीपींस में, वियतनाम में, बांग्लादेश में और इंडिया में जो किसान हैं वो उससे भी ज्यादा पैदावार कर रहे हैं विदाउट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। ये उनका कहना था, और मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी स्टडी थी। लेकिन ये नॉर्मली माना जाता है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो रिसर्च होती है वो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि जब वैरायटीज की बात आती है तब तो हम इरी की वैरायटीज को लपकते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन जब ये रिसर्च आई थी तो मुझे लगा था कि शायद इससे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी अब, क्योंकि इरी ने कहा है तो राइस ग्रोइंग एरियाज में अब पेस्टिसाइड्स का उपयोग होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा था, I think scientific community did not rise to the occasion and again we lost an opportunity. मैं अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पंजाब में इस समय जहां जबकि इरी कहता है कि कोई पेस्टिसाइड का राइस के ऊपर उपयोग नहीं होना चाहिए, और अगर हम इतने सालों से अगर हम इस पे काम करते, इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते, कैसे हम पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में सोच रखते, तो मेरा मानना है कि आज शायद पंजाब में पैडी के ऊपर तो कम से कम पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत बहुत कम हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हाल में, उसमें पता चला मुझे कि अभी भी आजकल जो पैडी के ऊपर 20 पेस्टिसाइड्स, 5 कॉकटेल और 9 हर्बिसाइड्स का उपयोग होता है पंजाब में, जहां तक कि हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं सिर्फ राइस के ऊपर।
ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनका ये मान के चलना कि प्रोडक्टिविटी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस सोच को दोबारा हमें अब समय आ गया है कि इसको बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्टिविटी ही अल्टीमेट गोल है हमारा, या एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन या एनवायरमेंटल डैमेज जो होता है, या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, या कंटेमिनेशन जो पेस्टिसाइड्स नेचर में करता है उसका कितना बड़ा रोल है। इन चीजों के ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक हाल में ही एक स्टडी मैं पढ़ रहा था, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी है, बड़ी आई ओपनिंग स्टडी थी, इसलिए मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो लोग पेस्टिसाइड से एक्सपोजर होता है कुछ तो कर मर जाते हैं, आप जानते हैं, लेकिन जिनके बाकी जो मरते नहीं है, जो उस जो एक्सपोजर को कैरी करते हैं अपनी बॉडी में बाय वे ऑफ वेरियस डिफेक्ट्स एंड सो ऑन, तो उसकी अगली जनरेशन में उसका जो असर है वो कम हो जाता है, अक्सर ये माना जाता है। और ये हम सभी मानते हैं कि अभी की जनरेशन है, जिस तरीके से हम कैंसर ट्रेन की बात करते हैं या कैंसर बेल्ट की पंजाब में बात करते हैं, तो यही मान के चलते हैं कि ये जो जनरेशन है ये अफेक्टेड है, ये सफर कर रही है, लेकिन अगली जनरेशन जो है इनकी उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इसका असर कम होता जाएगा। लेकिन वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी ये कहती है कि एक्चुअली जो उसका इम्पैक्ट है पेस्टिसाइड्स का वो बढ़ता जाता है इन रिवर्स प्रोपोर्शन। अगर सेकंड जनरेशन से उन्होंने थर्ड जनरेशन भी देखा है, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने स्पेशली स्टडी किया था हर्बिसाइड जो एट्राजीन है उसके इम्पैक्ट को स्टडी किया था, और ये पाया कि वो उसके थर्ड जनरेशन में जाके उसके इम्पैक्ट और भी बढ़ गए, और भी गंभीर हो गए। तो मुझे नहीं पता आज पंजाब में जो थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन चल रही है, जो भी हम कहें, जो उस जनरेशन में अभी भी उसका जो पेस्टिसाइड हमने फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे छिड़के थे जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, आज भी शायद हम उसके इम्पैक्ट से आज भी जूझ रहे हैं, और शायद हमें मालूम भी नहीं है कि ये इम्पैक्ट इसलिए है कि हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को एक्सपोजर हुआ था पेस्टिसाइड से। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हम सबको समझनी है। होता क्या है कि अक्सर हम किसान के कंधे पे डाल देते हैं कि देखो जी, किसान की मजबूरी होगी तभी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका एज ए कंज्यूमर, एज ए सिटीजन, हम सबका एक रोल है कि अगर हम अपनी आवाज को बुलंद करें कि हमें सेफ फूड चाहिए, हमें पर्यावरण साफ चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को ऊपर कंट्रोल चाहिए, हम नहीं चाहते कि इन चीजों से हम जूझे या इन प्रोडक्ट्स को हम लेके चले, तो मुझे लगता है कि वो वो आवाज और वो डिमांड जो है फोर्स करेगी हमारी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को, हमारे फार्मर्स को भी सुधर जाने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। मैं हर जगह एक बात बोलता हूं कि हरित क्रांति जो थी वो फार्मर्स के द्वारा हुई थी, आप जानते हैं उनका योगदान उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो कि हमें सबको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने रास्ता दिखाया और हमारे साइंटिस्टों ने वो कर दिखाया, लेकिन जो नया रेवोल्यूशन आएगा या जो फ्यूचर रेवोल्यूशन आएगा वो मेरा मानना है कि वो कंज्यूमर ड्रिवन होगा। कंज्यूमर डिमांड करेगा कि हमें फूड सेफ चाहिए, तो कोई चारा नहीं है यूनिवर्सिटीज के पास या हमारे फार्मिंग कम्युनिटीज के पास कि वो उसको अडॉप्ट ना करें, अपनी प्रैक्टिस को चेंज ना करें। और ये मुझे लगता है कि एक मैसेज जाना चाहिए, जो भी हम लोग सुन रहे हैं या जो इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं, उन सबको ये जानना जरूरी है कि आप और हमारा रोल इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगली फूड की क्रांति जब आएगी, जब सेफ फूड की हम बात करते हैं, तो वो जो रोल है उसमें आपका योगदान होगा, तभी जाके वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप नहीं कुछ बोलेंगे और या हम कुछ नहीं मिलके बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आधा अधूरा ही रह जाएगा जो सपना खेती विरासत मिशन ने दिखाने की हमें कोशिश की है। मैं खेती विरासत मिशन का इसलिए भी दाद देता हूं कि ऐसे समय में जब कोई मानता ही नहीं था कि कोई पब्लिक एफर्ट हो सकता है कि हम लोगों को एजुकेट करें या बताएं कि उनको दिखाएं कि ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर से निकलकर भी कोई रास्ता है जिसमें खेती जो है जहर मुक्त खेती, जिसका आपने नाम दिया है उमेंद्र जी, वो पॉसिबल है। और इतने सालों से मैं ये देख रहा हूं कि जिस कमिटमेंट से आपने इस मुहिम को लेके आप आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए एक इंस्पायरेशन तो है ही है, लेकिन एक तरह का जो रोल है जिसको बदलने की आपने एक मुहिम उठाई थी, उसमें शायद हम लोग जिस तरीके से लोगों को जुड़ना चाहिए या जिस तरीके से अपने कमिटमेंट को जैसे आपने दिखाया है, वो अभी तक इतने व्यापक स्तर पर हम नहीं देख पा रहे हैं। शायद उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे समय पर जब सोशल मीडिया आपको इंफॉर्मेशन लेके आता है, आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, और आज ये नहीं कि पंजाब हरियाणा में भी ऐसे प्रयास नहीं हुए जहां पर कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम किया जाए, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है। मैं आज भी कोई एक डिबेट सुन रहा था, हमारे साइंटिस्ट ये जवाब देते हैं
कि हम ये एज ए साइंटिस्ट हम इसका जवाब दे रहे हैं, कोट अनकोट एज ए साइंटिस्ट। मतलब है कि अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स को डिफेंड करना है तो साइंटिस्ट खड़े हो जाते हैं कि हम तो साइंस की बात करेंगे, हम साइंटिस्ट हैं। मुझे नहीं समझ आता क्या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले जिन्होंने जब कहा था कि पेस्टिसाइड्स ऑन राइस इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, क्या वो साइंटिस्ट नहीं थे? कि क्या है कि जब हम सिर्फ केमिकल को डिफेंड करते हैं तो हम अपने आप को साइंटिस्ट मानते हैं? क्या मैंने साइंस नहीं पढ़ी है, या और जो हमारे साथी हैं क्या वो साइंस पढ़ के नहीं आए हैं? हम सब जानते हैं कि इसमें किसका रोल कहां पर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव बनाया जाता है उससे हमें निकलने की जरूरत है। ये जो साइंटिस्ट लेके जो हम एक अपना ब्रांडिंग करते हैं कि भाई हम ही जानते हैं जो क्या होना चाहिए समाज में, मुझे लगता है कि हमें उससे निकलना चाहिए, उससे बदलना चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ICR या CGIAR या जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के टाइम पर हमारा जो साइंटिफिक मॉड्यूल था वो बेसिकली लैब टू लैंड था, और मैंने कई बार कहा है कि वहां पर हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है। लैब टू लैंड मतलब है कि हम ये मानते हैं कि सिर्फ साइंटिस्टों को समझ थी और जो उन्होंने लैंड में देना है या लोगों को उससे अडॉप्ट करना है उस प्रैक्टिसेस को। मुझे लगता है कि एक्चुअली उस समय लैब टू लैंड तो हुआ, लेकिन रिवर्स भी एक प्रोसेस होना चाहिए था, लैंड टू लैब। अगर लैंड टू लैब सीखा गया होता साइंटिस्टों द्वारा, अगर लैब में जो लैंड से हम सीखते हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज से हम सीखते हैं, जो किसानों के विजडम से हम सीखते हैं, अगर वो हमने इम्बाइब किया होता अपने रिसर्च प्रोग्राम्स में, मुझे लगता है कि आज हमारा जो इंटेंसिव मॉड्यूल है जिससे आज दुनिया भर में हम एक नुकसान देख रहे हैं जो सबके सामने है, वो शायद बहुत उसका इम्पैक्ट अभी कम होता या उसका जो नुकसान है वो कम होता। मैं आखिरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में जो एक क्लाइमेट चेंज का इशू है, और हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज दोनों का एक मिला जुला जो एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं सारी दुनिया में, उसका बहुत सा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे एग्रीकल्चर द्वारा है। और अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था हाल में, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जो है टीम की ऑन बायोडाइवर्सिटी, वो ये कहती है कि तकरीबन 49% to 57% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का जो कंट्रीब्यूशन है या शेयर है वो एग्रीकल्चर में से आता है। लेकिन उनका एग्रीकल्चर को तोलने का तरीका अलग है। वो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन से लेकर जो फूड वेस्टेज है, ये सारे को अगर हम जोड़ लें तो तकरीबन 49% to 57% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन है। दूसरा बात है कि जिस तरीके से हम इंसेक्ट्स का इक्लिप्स देख रहे हैं इस समय, जिस गति से इंसेक्ट्स गायब हो रहे हैं सारे समाज में, जिसके ऊपर बहुत से सवाल किए गए हैं, बहुत उस पर लोगों का ध्यान जाता है, मुझे लगता है कि वो भी हमें चिंताजनक विषय बहुत हमारे लिए सीरियस है, गंभीर है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि हम केमिकल पेस्टिसाइड से दूर चले जाएं? क्या कोई दुनिया में कुछ मतलब इतना बड़ा त्रासदी हो जाएगी कि अगर हमने पेस्टिसाइड को छोड़ दिया? यही एक सवाल था जो आज हमारे बिल्कुल सामने है, जो हम कहते हैं 27 पेस्टिसाइड जो सरकार ने रिकमेंड किए हैं बैन के लिए, उसको कुछ लोग तो बचाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 27 पेस्टिसाइड्स को पहले फेज में हम बैन करें और उसके बाद फिर 40 पेस्टिसाइड्स को और लें जो हम सेकंड फेज में हम बैन करें, 80 पेस्टिसाइड्स को हम उसके बाद और लें जो उसको अगले फेज में हम बैन करें। फेजेस में हम पेस्टिसाइड्स को निकाल दें और घबराइए मत, कुछ अकाल नहीं पड़ता दुनिया में। ये जो एक क्रिएट किया जाता है, हवा सा क्रिएट किया जाता है कि अगर पेस्टिसाइड बैन हो गए तो किसान हमारा जो है वो मर जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, कंट्री की पैदावार कम हो जाएगी। इस चीज को आप इतना घबराइए मत। हमारे पास कोई चिंताजनक कोई सिचुएशन को फेस करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही होने जा रहा है। इसका एक आखिरी उदाहरण में देके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वो ये था कि जब मुझे याद है 87-88 में जब इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट सुहार्टो जो कि एक डिक्टेटर थे, उन्होंने जब 57 पेस्टिसाइड्स को एक ही डिक्री में बैन कर दिया था, तो उसके 2 दिन बाद, क्योंकि मैं उसमें ईरी में था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मुझे याद है MS स्वामीनाथन उसको लीड कर रहे थे उस इनिशिएटिव को, और मुझे उसका याद है कि 2 दिन बाद ये सारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री लेड बाय द US एम्बेसी ने इतना हंगामा किया जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल में, ये कह के कि साहब आपको यू विल गो बैक इनटू फैमिन, आपके यहाँ पर किसान मर जाएगा जिस तरीके से पेस्ट का अटैक होगा। ये सब बातें हुई और ये इंप्रेशन दिया गया कि कितना घातक होगा पेस्टिसाइड्स को हटाना। लेकिन प्रेसिडेंट सुहार्टो स्टूड हिज ग्राउंड, और क्योंकि वहां पर वो डिक्टेटर थे, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, उनको समझ आ चुका था। और कुछ स्टडीज बताती हैं कि 2 साल के अंदर जब उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को, तो ये देखा गया कि 20% पैदावार बढ़ गई और तकरीबन 60% पेस्टिसाइड कंजम्पशन कम हो गया था।
ये सिचुएशन हमारे सामने, अगर आज भी 27 पेस्टिसाइड्स का बैन होता है तो आपकी और मेरी हेल्थ के अलावा देश के पर्यावरण और देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी उसका इजाफा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये सब बातें हमें मानकर समझकर चलना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में मेरा मानना है कि ये प्रयास जो है आज इस वेबिनार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को इन्फॉर्म करना, इससे बड़ा दायित्व कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू वेरी मच उमेंद्र जी, एंड थैंक यू वेरी मच टू आशा एंड टू माय अदर डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द क्राइसिस। थैंक यू वेरी मच।